नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं मैथ क्लासेज में आप सभी का। हम हिंदी की दूसरी क्लास लेकर के चलते हैं। मैंने क्लास 1 का आपको पढ़ा दिया, अब ये क्लास दूसरा क्लास में हम ये वेरी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आप टॉपिक आज का क्लास है, और इस क्लास को सभी लोग अच्छे से स्टडी करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 2 प्रश्न 3 प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछता है। और हम आपको जहाँ भी जैसे परीक्षाओं में जहाँ भी जैसे पूछा गया सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का हम आपको बारी से जिक्र करते हुए चलेंगे। तो ये वर्ण परिचय, हम आपका हिंदी का वर्ण परिचय आपका बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इस टॉपिक का अध्ययन आप लोग अच्छे से करिए। हम आप नोट्स भी बनाते चलिएगा आप लोग साथ हमारे। देखिएगा हिंदी का वर्ण परिचय। अब हिंदी का वर्ण परिचय हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या है, इसके कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं। तो वर्ण परिचय, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या होता है, हम लिखते चल रहे हैं, आपको समझाते भी चलेंगे, आप लोग भी साथ साथ लिखते रहिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, या इसी को कह सकते हैं लघुत्तम इकाई, या इसी को कह सकते हैं न्यूनतम इकाई, या कह सकते हैं सूक्ष्मतम इकाई। ये क्या है, हमारा वर्ण है। क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे लघुत्तम इकाई, सबसे न्यूनतम इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई, वही हमारा क्या है, ये हमारा है वर्ण। कन्फर्म हुआ। आपसे पूछा जाए कि वर्ण क्या है, तो आप बताइएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई को, जैसे भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और भी से कह सकते हैं, यही सब हैं हमारे वर्ण। कौन सोच रहे हैं आपको वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये हमारे पूरा क से ले आपका अ से लेकर के पूरा ज्ञ तक, अ से लेकर के ये सब हमारे क्या हैं, ये सब यही तो हमारे क्या हैं, वर्ण हैं। इनको और छोटा नहीं किया जा सकता, अ से लेकर के ज्ञ तक यही हमारे क्या हैं, यही तो हमारे वर्ण हैं। ये देखिए कहा है भाषा सबसे छोटी इकाई, ये हमारे सबसे छोटे हैं। तो इनकी जो है, इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जिसे तोड़ा ना जा सके, या करके देखिए, जिसे और छोटा ना किया जा सके, जिसे और छोटा न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जिसे और छोटा ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। कन्फर्म हुआ। तो आप एक टॉपिक में देखिएगा वर्ण क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई को, सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अ से लेकर के ज्ञ तक यही हमारे क्या हैं, वर्ण हैं। अ से लेकर के ज्ञ तक ये हमारे क्या हैं, वर्ण हैं। जिसे और छोटा ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। कन्फर्म हुआ। तो ये ही हमारे सब कहे हैं वर्ण हैं आपके, अ से लेकर के ज्ञ तक ये हमारे सब क्या हैं, वर्ण हैं। इनको और छोटा नहीं किया जा सकता। चलिए, आपका यूपी SSSC में एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा था, तो हम आपको बताते चल रहे हैं कि वर्ण के कौन कौन से भेद हैं। तो वर्ण के 2 भेद हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यूपी SSSC में भी पूछा जा चुका है कि वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के 2 भेद हैं। पहला है आपका स्वर, जो पहला भेद है ये है हमारा स्वर, और जो दूसरा भेद ये हमारा है व्यंजन। जो पहला भेद है ये हमारा क्या है, स्वर, और जो दूसरा भेद है ये हमारा क्या है, व्यंजन। तो वर्ण
पहला भेद क्या है स्वर और दूसरा भेद क्या है व्यंजन। तो हमने बताया कि वर्ण क्या होते हैं कि ये अ से लेकर के ये ज्ञ तक के हमारे सभी क्या हैं, ये हमारे सभी वर्ण हैं। इनको और छोटा नहीं किया जा सकता, इनके तोड़ा नहीं जा सकता। ये खुद ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे लघुत्तम इकाई ही क्या है, हमारा वर्ण है। तो इसके हमने बताया कि वर्ण के कितने भेद, वर्ण के 2 भेद, एक हमारा है स्वर और दूसरा भेद हमारा क्या है व्यंजन। कन्फर्म हुआ। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे प्रकार बनेगा और सारे प्रकार को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तभी हो पाएगा। देखिए तो वर्ण सब यही प्रकार, एक प्रकार आपका यहीं से उभरता है कि वर्ण के कितने भेद हैं। तो आप बताइएगा वर्ण के कितने भेद हैं, 2 भेद। यहाँ पर आप लिखते चलिएगा कि वर्ण के कितने भेद, 2 भेद। वर्ण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। तो पहला कौन सा आपका स्वर और दूसरा क्या है व्यंजन। पहला क्या है स्वर और दूसरा क्या है व्यंजन। तो हम अब पहला से आराम से पढ़ते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन का। तो पहले हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं, इसे मिटा देते हैं। हम पहले अध्ययन किसका करेंगे, स्वर का, फिर अध्ययन हम किसका करेंगे, व्यंजन का। चलिए तो हम स्वर का अध्ययन कि स्वर किसे कहा जाता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इस तरीके से हम इन सब का अध्ययन करते हैं। तो पहले देखते हैं हम स्वर। स्वर क्या होता है, स्वर होते हैं कि ऐसे वर्ण, हमने बताया कि वर्ण के ही तो भेद हैं, इसलिए ये बार बार आएगा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। परिभाषा देखिए कई बार परीक्षा आप लिखने के लिए दे देगा आपको, तो लिखने के लिए आप अच्छे से आप जानते रहिएगा तभी हो पाएगा कि स्वर क्या है। तो ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं होता, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। व्यंजन के उच्चारण में हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है। स्वर की सहायता के साथ ही व्यंजन का उच्चारण होता है। तो आप जानिएगा जो स्वर होता है इसे क्या कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये देखिए जैसे हमारे स्वर कौन कौन से हैं, तो आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऊ, औ, अंग, अ। ये हमारे क्या है, स्वर। तो इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हमारे कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, वही स्वर कहलाते हैं। कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ण। अब हमने लिखवा भी दिया है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता का आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। कन्फर्म होगा। तो ये हमारे स्वर हैं, इनके उच्चारण में किसी दूसरे, आप थोड़ा सा यहाँ पे व्यंजन देख लीजिएगा, अभी हम आपको व्यंजन बताते हैं, फिर भी यहाँ पे आप व्यंजन को ध्यान में रखिएगा तो आप ये स्वर और व्यंजन का मैटर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे व्यंजन क्या होते हैं कि स्वरों की सहायता से,
स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन क्या होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता। इसको बोलने के लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है, इसको बोलने के लिए आवश्यकता हमेशा किसकी पड़ती है, स्वर की पड़ती है। जैसे हम लिखें क, तो क कहते हैं क, इसमें अ भी छुपा हुआ है हमारा। तो अब इसमें देखेंगे, इसे हटाएंगे तो ये हमारा क और धन हमारा ये क्या हुआ, अ। ध्यान रखिएगा। तो जो व्यंजन होता है ये हमारा व्यंजन है। इसके उच्चारण में तो कहीं पे किसी भी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी, ये हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित हुए हैं। लेकिन जो व्यंजन होता है, व्यंजन के उच्चारण में हमेशा किसकी सहायता होती है, किसकी सहायता की आवश्यकता होती है, स्वर की। तो इसीलिए इस व्यंजन को परिभाषित किया जाता है कि स्वर की सहायता से जो बोला जाता है वो क्या कहलाता है, व्यंजन। जैसे हमने लिखा है क, तो क में हमारा क्या छुपा हुआ है, भी छुपा हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको अलग करेंगे तो इस पर हलंत लग गया, हलंत रूप हो जाता है। अगर किसी व्यंजन से आप स्वर अलग करते हैं तो व्यंजन जो होता है वो हलंत रूप में हो जाता है। तो आप देखिएगा, जैसे हमने कहा घ, अब इसे घ कह रहे हैं तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा स्वर भी छुपा हुआ है। अब इसे अगर हम अलग करते हैं तो आधा, अर्थात घ जो है आधा, और फिर क्या होता है, हलंत का मतलब होता है वो आधा हो जाता है। तो देखिए हम इसमें से स्वर, तो आपको अभी तो आपको केवल परिभाषा हम बता रहे हैं। जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। कन्फर्म होगा। तो सीधा सीधा आप एक लाइन में कह दीजिएगा कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। क्योंकि हम वर्ण ही पढ़ रहे हैं, सब वर्ण ही है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, अर्थात सारे स्वर भी वर्ण हैं, सारे व्यंजन भी वर्ण है। लेकिन व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, सब माने स्वतंत्र, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कन्फर्म होगा। आगे हम देखते हैं कि स्वर जो है हमारे कौन कौन से हैं, इनकी क्या विसंगतियाँ हैं, इनके उच्चारण स्थान क्या क्या हैं। तो हम अब केवल स्वर का अध्ययन करते हैं। तो स्वर को हम देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं हमारे। देखिए जो स्वर हैं ये हम सारे स्वर को लिख रहे हैं और अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ये यहाँ से जो ये आगे वाला मैं आपको टॉपिक, आगे वाला आपका जो टर्म ले रहे हैं, यहाँ से आपका हर परीक्षा में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपसे पूछता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आ रहा है, बिल्कुल। तो ये हमारा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऋषि वाला री, ए, और ओ, औ, अंग, आ। देखिए हमने लिख दिया, सारे स्वर का जिक्र मैंने लिख दिया। अब सारे स्वर का जिक्र मैं बारी बारी से कर रहा हूँ। ये हमारे स्वर हैं। आप देखिए इन स्वरों में हमारे कई प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो आपको केवल यहाँ से भी यही बन जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है। एक प्रश्न तो आपको यहाँ से ही बन जाता है, एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है, स्वर की संख्या कितनी है। तो स्वर की संख्या देख रहे हैं, परंपरागत रूप से स्वर की जो संख्या है वो संख्या कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्या कितनी है, कुल 13 है। जब आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्वर कितने हैं, 13। तो जब आपसे कहे कि स्वरों की संख्या कितनी है, या आपसे पूछे परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो परंपरागत रूप से स्वरों की जो संख्या है वह कितना है, 13 है। लेकिन 11
कितना है 11। अभी हम बता रहे हैं कौन सा नहीं है। जब आप पूछे स्वरों की संख्या कितनी है तो स्वरों की संख्या कितनी है 11। लेकिन जब आपसे प्रश्न को पूछ दे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तब कितना हो जाएगा 13। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि 11 में अब लिखे तो हैं यहाँ पे 13 है। अब कौन सा 11 में सम्मिलित होगा, कौन सा 13 में होगा, कौन सा इसमें नहीं होगा। तो जब स्वरों की कुल संख्या कहेंगे तो बिल्कुल आसान है भाई, 13 ऊपर लिखा हुआ है, 13 आप बता देंगे कि 13 है। लेकिन जब स्वरों की संख्या कहा जाएगा तो स्वरों की संख्या में ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस बात को कि जो हमारा दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ये अंग और अह, ये जो हमारा अंग और अह हैं, ये न तो इन्हें स्वर में ही रखा जाता है पूरी तरीके से और न ही इन्हें व्यंजन में ही रखा जाता है। अर्थात ये जो हमारे के जो ये अंग और अह हैं, देखिए ये प्रश्न को ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न अभी जो आपका पीसीएस का जो पेपर हुआ है, पीसीएस के पेपर में एक पेपर सीसेट का होता है जिसमें आपका 15 या 16 क्वेश्चन का हिंदी रहता है, उसमें भी ये प्रश्न पूछ लिया था। तो आपको 15 क्वेश्चन हिंदी था, तो आप धीरे धीरे यहाँ से सारे प्रश्न धीरे धीरे आपको मिलते चलेंगे। तो यहाँ से ये एक प्रश्न पूछ लिया था कि अंग और अह क्या है, तो अंग और अह क्या है, ये अयोग वाह, अयोग वाह वर्ण है। कैसे वर्ण है, अयोग वाह वर्ण है। अ का अर्थ होता है नहीं, योग का होता है गणना करना, वाह का अर्थ होता है वहन करे, अर्थ को बताए, अर्थात जिसकी गणना न की जाए। न की जाए कहाँ पे, न तो स्वर में न तो व्यंजन में। यही कारण है कि इन्हें हम क्या कह देते हैं, अयोग वाह कह देते हैं। जब स्वरों की संख्या, ध्यान रखिएगा, जब कह दे स्वरों की संख्या कितनी है तब 11 है आपका, यहाँ से लेकर के ये औ तक ये हमारे 11 हैं। तब जो है इन 11 में आपका अंग और अह सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन्हें अंग और अह को ही कहा जाता है अयोग वाह। ये देखिए पीसीएस के परीक्षा में पूछा था सीसेट में कि अंग और अह क्या हैं, तो अंग और अह क्या हैं, अयोग वाह वर्ण हैं। इन्हें न तो स्वर कहा जाता है, इनकी काउंटिंग न तो स्वर में होती है न तो व्यंजन में ही होती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अयोग वाह वर्ण कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि स्वरों की संख्या कितना है 11, तो ये पूरे 11 हैं, और जब 13 कर देगा तो इसी अंग और अह को क्या कर लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे। कन्फर्म होगा। एक चीज़ देखिए आगे, एक ये भी कहते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या तब कितना हो जाएगा, तब हमारा 10 हो जाएगा। इसमें देखिए संख्या हम बहुत बताएंगे, आप एक एक पॉइंट तरीके से पढ़ेंगे, एक लाइन से श्रृंखलाबद्ध तरीके से, तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ एक ही बार में सब कंफर्म हो जाए, कोई डाउट दिक्कत नहीं होगा। देखिए जब उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कह देगा, तो उच्चारण की दृष्टि से जो स्वरों की संख्या है वो हमारा कौन सा है, ये हमारा आपका 10 है। अब 10 में सोच रहे हैं कि कौन कौन सा, तो अयोग वाह था, आप जान रहे हैं कि अयोग वाह तो पहले ही निकल गया, वो स्वर की श्रेणी से बाहर हो गया, कंफर्म हुआ। अब इसमें सब कौन सा निकल जाएगा, तो ऋषि वाला री। ये उच्चारण की दृष्टि से जैसे हम लिखते हैं ऋतु, देख रहे हैं ये नाम किसी का ऋतु, तो ऋतु किसी को नाम, अगर इसी को हम कभी लिख देते हैं ऋतु और ऋतु, तो ये री जो है किसके रूप में ले लेता, इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। नाम है ऋतु, ऐसी ऋतु नाम है किसी लड़की का नाम या किसी जिसका नाम ऋतु, तो ये री जो है इस री के अर्थ में ले लेता है। तो इस आधार पे ये जो ऋषि वाला री है ये क्या हो जाता है, ये ऊपर वाले रा में हमारा क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इस आधार पे ये हमारा सम्मिलित नहीं होता है, तब हमारा कितने हो जाते हैं, 10। कन्फर्म हुआ। एक बार फिर से समझिएगा, आपसे जब परीक्षा में आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या कितना है, 11। अब 11 में कौन दो नहीं हो सकते, तो अंग और अह नहीं है, इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। अब स्वरों की कुल संख्या, केवल कुल कह दे तब, कुल कह दे तब सबको जोड़ लीजिएगा,
कुल स्वरों की संख्या कितना है, परंपरागत तरीके से, परंपरागत रूप से स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितना है 13। और जब आपको कह दे कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे 10 है उच्चारण की दृष्टि से 10। अब 10 में कौन सम्मिलित नहीं होगा, 10 में ये ऋषि वाला री जो होता है, ये ऋषि वाला री जो है को सम्मिलित नहीं किया जाता है। कन्फर्म हुआ। हम आगे देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। इसे आप देखिए ये बार बार पूछा जाता है, कौन सा योगवाह वर्ण है, तो अंग और अह अयोगवाह वर्ण है। हमने अभी बताया पीसीएस में अभी ये पूछा है सीसेट के पेपर में, ध्यान रखिए। तो अब देखिएगा स्वरों का उच्चारण स्थान, अगला देखिएगा स्वरों का उच्चारण स्थान। इस हेडिंग का क्या आशय है, स्वरों का उच्चारण स्थान का आशय होता है कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। कुछ वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में क्या होता है कि आवाज़ कहाँ से निकली थी, हमारे कंठ से, गले से आवाज़ निकली थे, तो इसलिए हमने क्या कहते हैं कंठ ध्वनि, कंठ कहते हैं। और भैया कुछ लोग कुछ वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण जीवा तालु से हो, अर्थात कंठ के साथ साथ तालु से होता है। तो कुछ का उच्चारण करते समय ओठ कार्य करता है, कुछ का उच्चारण करते हैं जिह्वा दांत को छू देती है। तो इस तरीके से जो भी आपका जो भी जैसे जैसे होगा, तो इस तरीके से हम आपको लिखते दिखाए चल रहे हैं आपको। तो जिसमें अ और आ जो है जैसे कहते हैं ना आ, एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। करें कुछ लोग समझ रहे हो इसमें आ ई कहाँ से पढ़ रहे हैं। कंपटीशन के क्लास में आपका डीएलएड का पेपर देने जा रहे हैं, बीटीसी का पेपर दिए जा रहे हैं, पीसीएस की भी बात कर ले रहे हैं सर जी, तो हम कहाँ से जो ना ई पढ़ लेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से। अभी भी और आगे बताते हैं कौन कौन परीक्षाओं में पूछा गया। यूपी SSS में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए कह रहे हैं कि जब आ का उच्चारण करते हैं तो आवाज़ कहाँ निकले, आप देखो कहते हैं कहते हैं आवाज़ कहाँ निकले, जो है कंठ से, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कंठ। आवाज़ कहाँ से निकलती है, गले से, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कंठ ध्वनि कहते हैं। कंठ ध्वनि। आगे देखिएगा ई क्या है, ई ताल। जब कहते हैं आ ई तो जीभ हमारी जो होती है किसको छू देते हैं, ताल को छू देती है, ऊपर वाले ताल को, तो इसलिए यह क्या कहलाता है ताल, या क्या कहलाता है तालव्य। गलत नहीं होगा, एक बार प्रैक्टिकल करेंगे निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। अब देखिए जब कहते हैं ऊ, देखिए क्या कर रहा हो, ओटकर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब कहें आ ई ऊ, तब ऊ का उच्चारण हमने किया तो हमारा क्या हो गया ओष्ठ। चलिए यहाँ तक तो सामान्य था। अब आगे वाला जो है ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं ऋषि वाला री। जब री का उच्चारण करते हैं, री आ ई ऊ री, जब री का उच्चारण करते हैं जो हमारी जीभ होती है, जीभ हमारी तो मुड़ जाती है। री का उच्चारण करते हैं जीभ हमारी मुड़ती है, मुड़ने के कारण ही, जीवा के मुड़ने के कारण ही इसे हम कहते हैं मूर्धा। ध्यान रखिएगा मूर्धा का अर्थ ही होता है मुड़ना। तो जीवा हमारी क्या करती है, मुड़ जाती है, जो मुड़ जाती है तो उसे हम मूर्धा कह देते हैं। आगे देखिएगा ए आई, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ए आई कौन सा क्या है इसका उच्चारण स्थान। जब ए आई का उच्चारण स्थान करते हैं, ए तो आवाज कहाँ निकल रही है, कंठ से, कंठ से प्लस, कंठ से तो निकल रही है, प्लस साथ ही साथ जिह्वा हमारी किसको छू देती है, ताल को छू देती है। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कंठ, और प्लस क्या कहा जाता है ताल या तालव्य। जब हम ए का उच्चारण करते हैं, ए का उच्चारण जो है कि आवाज कंठ से तो निकलती है गले से, लेकिन कंठ से निकलने के साथ ही जीवा तत्क्षण किसको छू देती है, ताल को छू देती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कंठ और ताल। अब हमारा है ओ, देखिए ओ
तो आवाज़ यहाँ से निकल रहा कंठ से, और साथ ही साथ हमारा क्या हो गया, ओठ भी हो गया, कार्य कर रहा है। तो ओ तो ये हमारा क्या हुआ, कंठ और प्लस क्या हुआ, ओष्ठ। इसलिए कभी कभी किताब दे देता है, कहीं कहीं किताबों में आपको दे दिया एक लाइन में दे कंठोष्ठ संधि इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। अब देखिए क्या बचा है आपका कहते हैं अंग अह जो होता है आवाज कहाँ से, कंठ से, इसका भी क्या हो जाएगा हमारा कंठ। अब अंग जो है अंग, तो ये आवाज़ कहाँ निकलती, नाक से। अंग का जब करते हैं अंग तो आवाज़ कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। इसे नासिका कहा जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, नासिका। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नासिका। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सबको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि बताइए स्वरों का उच्चारण स्थान में किस प्रकार से है, तो अ क्या है, कंठ है, ये हमारा तालु है, उ हमारा ओष्ठ है, ए हमारा कंठ तालु है, ओ कंठ ओष्ठ है, और अ जो है हमारा कंठ है, और अंग जो है हमारा नासिका है। इसमें से आप इन तीनों को अच्छे से खूब याद करिएगा। ये सब जो है बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, तो इन हमें अच्छे से लग रहा है कि लगभग सबको तैयार हो गया होगा। तो ये आगे वाले हम टॉपिक पे चलते हैं, अगला देखते हैं। चलिए, अगर क्लासेज ऑफलाइन रही होगी तो मैं आपका बहुत सारा टेस्ट पेपर करा देते हैं। इसमें जो जितने भी परीक्षाएँ पूछे गए सारे प्रश्न एक साथ में एक कलेक्ट करके, फिर भी जितने भी प्रश्न होगा सबको हम रिवाइज भी करा देंगे। इसमें आगे देखिएगा, ये जो स्वर, इसमें से कुछ स्वर हैं जो मूल स्वर हैं। मूल स्वर कौन कौन से हैं, मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो मूल स्वर हमारे हैं छोटा अ, छोटा मतलब एक मात्रा, छोटा आ कहेंगे तो एक मात्रा समझिएगा, बड़ा आ कहें तो दो मात्रा, छोटा ये छोटी ई, छोटा उ और ऋषि का रि। ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे चार जो है मूल स्वर हैं। मूल स्वर का मतलब होता है, जैसे आप पढ़े होंगे फिजिक्स सर क्लास पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ मूल राशियाँ होती हैं, कुछ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो मूल राशियों से जो राशियाँ बनती हैं वो कौन से हो गए, व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशि ये हमारे कौन से मूल स्वर हैं। इन्हीं स्वरों की सहायता से और स्वर हमारे बनते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, मूल स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा और ऋषि वाला रि। कभी अगर इनकी संख्या पूछ दे तो कौन है, चार संख्या है, देखना जैसे संख्या पे ध्यान रखते रहिएगा। इनकी संख्या कितना है, मूल स्वर कितने हैं, तो चार। लेकिन अब देखिए, अब कहें कि इनको नहीं कहा गया, तो ये हमारे जो एक होता है संध्य स्वर या संध्याक्षर कर दीजिए। तो ये संध्याक्षर में कौन कौन के, बड़ा आ, देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। देखिए री भी था लेकिन अब री हट गया क्योंकि हिंदी वर्णमाला से इसे हटा दिया, नहीं तो इनकी संख्या 14 थी जो ये आपको दीर्घ री ये पढ़ते थे। ये संस्कृत में है, संस्कृत में चला गया, लेकिन ये हिंदी से निकाल दिया गया। तो देखिए क्यों, क्योंकि जब हम आपको संधि बताएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि छोटा आ मिलकर के क्या कर देता है, बड़ा आ का निर्माण कर बन जाता है। छोटी में बड़ी ई, छोटा ऊ मिलकर के क्या बन जाते हैं, बड़ा ऊ बना देते हैं। तो ये हमारे संध्या स्वर होते हैं। संध मतलब कि ऐसे वर्ण जो सजातीय स्वरों से मिलकर के बने हुए, ऐसे स्वर जो अपने सजातीय स्वरों से मिलकर के, अर्थात अ के बाद अ मिला तो आ बन गया। लिखते चलना है, अ के बाद अ प्लस अ बना, यहाँ पे छोटी ई प्लस छोटी ई, यहाँ पे हमारा छोटा ओ प्लस छोटा ओ। तो इस प्रकार से हमारा बन गया। तो किस प्रकार से हमारा बन गया, ये हमारा संध स्वर। आगे भी है आपका एक संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। लगभग हम कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से पूरा बताते चले हैं। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अपने मित्रों को दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे वो भी अपना लाभ, उनका भी लाभ हो। देखिएगा संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त, यहाँ तो देखिए सजाती मिलते थे, सजाती स्वर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, विजातीय स्वरों का कि दो असमान स्वर मिलकर के, लिख दे रहे हैं, दो असमान स्वर मिलकर के
दो असमान स्वर मिलकर संयुक्त स्वर बनते हैं या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो दो असमान स्वर मिलते हैं, तो दो असमान स्वर जब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं हमारे संयुक्त स्वर। और ये संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। कई बार ध्यान पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ए आए ओ आओ। देखिए यहाँ से भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कौन सा किससे किससे मिलकर के बना है। तो ये ई अ प्लस ई का मेल हुआ, अ प्लस ई के मेल से ये हमारा क्या बना? ए। आगे है अ प्लस ए से अ प्लस ए बना, तो हमारा क्या हुआ? ए। और अ प्लस ऊ, तो अ प्लस ऊ तो हमारा क्या हो गया? ओ। और अ प्लस ओ ये हमारा क्या हो गया? औ। एक बार फिर लेते हैं पीछे बैक। हमने आपको बताया कि मूल स्वर क्या है। तो मूल स्वर होते हैं जो परंपरागत तरीके से थे। तो ये आपके मूल स्वर में 4 हैं, छोटा छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला री। ये हमारे कौन से हैं? मूल स्वर, इनकी संख्या 4। संधि अक्षर या संधि स्वर कौन कौन से हैं जो संधि के में बने हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हमारे कैसे हैं? संधित स्वर। तो देखिए यहाँ से हमारा हो गया ये। आगे देखिए ए ऐ ओ औ, ये हमारे कैसे हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है? तो संयुक्त स्वर होते हैं एक ऐसे स्वर जो दो असमान स्वर, देखिए समान स्वर हैं मिले नहीं है ना, अ है तो ई है, अ है तो ए है, अ है तो ऊ है, अ है तो ओ है। तो असमान स्वर से मिले हैं। इसी असमान स्वर से मिलने के ही कारण हम इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो दो असमान स्वर से मिल करके हमारा क्या बनते हैं? तो संयुक्त स्वर बनते हैं। इनको आप अच्छे से याद होने चाहिए सबको, कौन कौन सा संयुक्त स्वर है, किन से मिला हुआ है, संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है, स्वर किसे कहा जाता है, इस तरीके से कौन सा उच्चारण स्थान किसका क्या है, हमने आपको सब कुछ बता दिया। ये आपको सब कुछ जुबानी हो जाना चाहिए, कन्फर्म हुआ। आगे चलिए, अब हम देखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, देखिए स्वर भी कई प्रकार का होता है। स्वर कई प्रकार का होता है। अब हम अध्ययन करते हैं स्वर के प्रकार। वर्ण के प्रकार हमने पढ़ा, अब हम स्वर के प्रकार में देखते हैं। तो जो पहला होता है हमारा, पहला क्या होता है? तो स्वर के कई भागों हमने बताया, कई भागों में। तो यहाँ पे है उच्चारण। पहला जो है ये उच्चारण या मात्रा के आधार पे, उच्चारण या मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं इनके कितने भेद हैं? 3 भेद। पहला कौन सा है? तो पहला है आपका ह्रस्व स्वर। जो दूसरा है ये हमारा दीर्घ स्वर। जो तीसरा है ये हमारा कौन सा है? प्लूत स्वर। कन्फर्म हुआ? एक एक हम पढ़ते चलते रहे हैं। अभी हमने ये एक कोल्टा भी पढ़ा है इसका कि स्वर के का भेद जो है उच्चारण या मात्रा के आधार पे, उच्चारण काल के आधार पे कभी पूछे आपके, उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कौन कौन सा है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। अगर पूछ दे मात्रा के आधार पर, दोनों बात एक ही है, या आपको कदे हर उच्चारण के आधार पे या कदे मात्रा के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर जब स्वर का कहे तो ये कितने भेद हैं? 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितना मात्रा लगता है भैया? एक मात्रा का समय। एक मात्रा का समय लगेगा। तो एक मात्रा के समय के कारण ही, एक मात्रा के समय के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर
या इसी एक मात्रिक स्वर को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आपका छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला रे। ये हमारे 4 कैसे हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ माने देखिए बड़ा होता है। तो अब यहाँ पे कितना समय लगेगा, 2 मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 1 मात्रा का समय लगा तो ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा का समय लगा तो दीर्घ स्वर। तो 2 मात्रा का समय, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ और। ध्यान रखिएगा कभी कभी आपको आ, यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर दिया, नहीं तो आप सोचेंगे आ है, आ पे अर्धचंद्राकार बिंदु लगा हुआ है, यहाँ ऐसे आप लिख दे रहे हैं। देखिए आ पे अर्धचंद्राकार, इसको भी कभी कभी इसको भी दीर्घ, कभी कभी क्या ये दीर्घ स्वर में ही सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये जो स्वर है ये हमारा आगत स्वर है। ये कैसा है, आगत स्वर। ये आपका टेट में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा आगत स्वर है। तो आ होता है, इस पे अर्धचंद्राकार बिंदु होता है। तो अर्धचंद्राकार, तो ये आगत स्वर। आगत का मतलब होता है आया हुआ, बाहर आया होगा, नहीं बाहर से आया होगा। बाहर से मतलब कि ये जो इसकी जो मात्रा है, कि इसकी मात्रा क्या होता है, हम लगा दे लिख दे रहे हैं। तो ये आ वाला मात्रा ही होता है, ये मात्रा आ वाला ही होता है, लेकिन इस पर ये अर्धचंद्राकार बिंदु लग जाता है। तो ये इस जो आगत स्वर होता है, इसका प्रयोग जो है अंग्रेजी वर्णों पे किया जाता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे लिखते हैं डॉक्टर, तो ये वाला ठीक है ना, डॉक्टर लिख दिए। जैसे लिख दिए डॉल, जैसे लिख दिए बॉल। तो ये आगत स्वर। तो ये आगत वाला जो स्वर है, यह स्वर भी किसके अंतर्गत आता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखिए प्लूत स्वर। अब देखिए यहाँ 1 मात्रा था, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 3 मात्रा। यार रटने की कोई जरूरत नहीं है। ह्रस्व होगा तो 1 मात्रा, दीर्घ होगा 2 मात्रा, प्लूत होगा 3 मात्रा। रटेंगे तो भूल जाएंगे। प्लूत स्वर में कितने, 3 मात्रा। 3 मात्रा आप सीधा कह सकते हैं कि 3 मात्रा का समय। देखिए ये पूछा जा चुका है भाई, टेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्लूत स्वर किसे कहा जाता है, तो ऐसे स्वर, देखिए भाई स्वर ही तो पढ़ रहे हैं, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम प्लूत स्वर कहते हैं। अब देखिए प्लूत स्वर कह दिए, तो प्लूत स्वर का प्रयोग देखिए, ऐसा कोई वर्ण बताओ जो प्लूत स्वर का हो। स्वर में जितना बताइए मैंने आपको बता दिया, लगभग यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ऐसा कोई भी वर्ण नहीं है हिंदी में जो हमारा प्लूत स्वर है, ऐसा कोई भी वर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, प्लूत स्वर का प्रयोग होता है, दिखाई दे रहा है। प्लूत स्वर का प्रयोग कुछ जगहों पर होता है। कहाँ कहाँ होता है, जैसे नाटक में हो गया, कहानी में, दूर स्थित किसी व्यक्ति को पुकारने में। किसी व्यक्ति को पुकारने में, जैसे नाटक आप देखेंगे, नाटक जो आप समय चल रहा है, नाटक को लोग खेलते हैं, वहाँ पे देखिए, तो नाटक में भी कहानी भी देखेंगे, नाटक की किताब देखेंगे, कहानी की किताब देखेंगे, या दूर स्थित किसी, देखिए एक छत से दूसरे छत पे बैठकर कोई है, छत से कोई बुला रहा है या दूर से कहीं बुला रहा है। देखो अक्सर लोग छत पे बुलाते हैं, जैसे कहते हैं मोहना रे, कहते हैं ना मोहना रे, तो एक थोड़ा सा समय लेते, कहते हैं मोहना रे, मतलब एक समय लेते हैं, देख रहे हैं नहीं। तब यहाँ पे ये हमारा प्लूत स्वर का। अब इसमें अगर पूछ दिया जाए तो कौन सा स्वर होगा, प्लूत स्वर। कहते हैं ओम, ओम मतलब कि ज़्यादा समय लेते हैं, 2 मात्रा से ज़्यादा समय लगते हैं। कहते हैं ओम, काफ़ी समय लेते हैं। तो हम उसको इस तरीके से यहाँ से देखिए इसे बना देते हैं, 3 टाइप ऐसे बना देते हैं। तो अब ये हमें समझ में आता है। ओम लिखेंगे तो नहीं, अगर इसमें इस तरीके का मात्रा का चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, निश्चित रूप में हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है। तो कौन सा प्रयोग हुआ है, तो प्लूत स्वर का प्रयोग हुआ है।
कन्फर्म हुआ। नाटक में भी राम जैसे चिल्लाते हैं, कहीं पे भी आप देखेंगे बच्चों को आप खिलाने नाटक वाटक खेलने के लिए जो है इस तरीके से देते हैं, जिसमें 2-3 पाई बढ़ा देते हैं, 2 पाई बढ़ा देते हैं, तो इस तरीके से ये समझा जाता है कि इसमें कौन सा प्रयोग किया गया है, नाटक कौन सा प्रयोग किया गया है, तो प्लुत स्वर प्रयोग किया गया है। तो नाटक में खेलने के लिए जब बच्चों को आप इस तरीके से आप इस चिन्हों का प्रयोग कहीं कहीं किताबों में आप बना के देंगे तो बच्चा समझ जाएगा, या अभी जो भी वयस्क वगैरह जिसको भी नाटक खेलने के लिए इस तरीके से किताबों में मिलेगा, इस तरीके से बना रहेगा, तो वो समझ जाएंगे कि इसमें मुझे क्या होगा, 2 मात्रा का ज़्यादा समय लेना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट अब राम नहीं कह देंगे, बल्कि राम थोड़ा सा खिंचाव होगा, थोड़ा खींचेंगे, 3 मात्रा का समय लेंगे। कन्फर्म होगा। तो हमने बताया कि हर्ष स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय हर्ष, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय उन्हें हम दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय उनके हम प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग जो है सामान्य तरीके से नहीं होता, बल्कि इनका प्रयोग नाटक में, कहानी में, दूर स्थित किसी व्यक्ति को पुकारने में आदि में इन सब का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर दूसरा हम देख रहे हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर। अब जीव के प्रयोग के आधार पर जब हम स्वर का पढ़ेंगे तो जीव के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं इनके कितने भेद, 3 भेद इनका भी होता है। देखिए कौन कौन सा है आपका, अग्र स्वर, दूसरा क्या है, पश्च स्वर, तीसरा क्या है, मध्य स्वर। देखिए एक बार परीक्षा में पूछ लिया था आपको, इसमें आपका जो नवोदय में, तो लेकिन नवोदय में पूछा था तो मध्य स्वर न दे करके इसी को केंद्रीय स्वर कहा जाता है। तो किसी किसी का हम देखेंगे तो मध्य स्वर ही दिया है, तो इसे केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। यही प्रश्न पूछ लिया था, मध्य स्वर को न पूछ करके क्या आप कह दिया, केंद्रीय स्वर कह दिया। केंद्रीय स्वर कौन, तो अब हम एक एक देखते हैं। तो अग्र स्वर क्या होता है, देखिए अग्र माने क्या होता है, आगे, जिह्वा की बात की जा रही है, जिह्वा के स्थिति के आधार पे है, तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पे, तो अग्र माने आगे, को ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा के आगे का भाग कार्य करे, जिह्वा के आगे का भाग कार्य करता है। तो जब जिह्वा के आगे का भाग कार्य करेगा तो वही अग्र स्वर हो गया। तो इसमें अगर देखेंगे तो ई ए ऐ, ये 4 हमारे कैसे हो गए, अग्र स्वर। अब जब हम कहेंगे पश्च माने पीछे, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग कार्य करता है। पीछे का भाग देखेंगे तो आ, ओ, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे पश्च स्वर में। आ भी है आपका, जो अभी हमने बताया आगत स्वर, ये भी है इसमें पश्च स्वर में। केंद्रीय स्वर में क्या होता है, केंद्र मतलब होता है बीच में। तो केंद्रीय का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का न तो आगे का भाग कार्य करे और न पीछे का भाग कार्य करे, बल्कि मध्य भाग कार्य, जिह्वा का, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण जिह्वा का मध्य भाग कार्य करे, तो मध्य भाग कार्य करेगा तो वही क्या होगा, मध्य स्वर होगा। और मध्य स्वर में कौन सा होगा आपका, ओनली वन क्या है, अ, केवल क्या है, अ। तो अ हमारे किसके अंतर्गत है, हमारा मध्य स्वर के। आप कभी भी अब इस तरीके से पूछा जाए आप अच्छे से बता दीजिएगा कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। कौन सा है, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। अग्र स्वर क्या होता है, तो अग्र माने होता है आगे, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण जिह्वा का आगे का भाग कार्य करता है अग्र स्वर, जिह्वा के पीछे का भाग कार्य करता है पश्च स्वर, जिह्वा का न तो आगे का न तो पीछे का बल्कि मध्य भाग कार्य करता है, तो हम क्या करते हैं, मध्य स्वर। इसी को हम केंद्रीय स्वर कहते हैं, जिसका उदाहरण केवल अ है और ई ए ऐ अग्र स्वर के हैं, बाकी जो बचते हैं वो हमारे किसके हैं, पश्च स्वर के हैं। कन्फर्म होगा। चलिए आगे हम इसी के चलते देखते हैं, आगे भी इसके भाग हैं, तीसरे पार्ट चलिए। तो ओठ की स्थिति के आधार पर, क्या, ओठ की
स्थिति के आधार पे, ओठ की स्थिति के आधार पर इसके दो भेद हैं। कौन कौन सा है? तो एक है हमारा वृत्तमुखी, अगला है अवृत्तमुखी। दो भेद, एक हमारा वृत्तमुखी और जो हमारा अगला है वो कौन सा है? अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या होता है? वृत्तमुखी होता है कि ऐसे स्वर, वृत्त माने जो जानते हैं ना गोलाकार वाला वृत्त, वही है कि जब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ जो है, देख रहे हैं ना, ओठ की स्थिति है, ओठे की स्थिति पर आधार हो रहा है। जब ओठ गोलाकार या वृत्ताकार हो जाए, लेकिन उ ऊ ओ औ, तो ओठ हमारा वृत्ताकार गोलाकार हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वृत्तमुखी। उ ऊ औ, ये कैसे हैं हमारे? वृत्तमुखी स्वर। और अवृत्तमुखी स्वर क्या है? अवृत्तमुखी तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ वृत्ताकार गोलाकार नहीं होता है, वह बाकी सब हैं, यानी इनको छोड़ करके, ऊ को छोड़ करके जो सभी हैं वो सभी किस प्रकार के स्वर हैं? तो अवृत्तमुखी। कन्फर्म होगा? तो वृत्तमुखी होता है जिनके उच्चारण में ओठ वृत्ताकार या गोलाकार हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी। अब ओठ वृत्ताकार और गोलाकार नहीं होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी स्वर। कन्फर्म होगा? एक स्वर का भेद इसमें और है, देखिए यहाँ से पढ़े हैं उच्चारण में मात्रा के आधार पर, अगला हमने पढ़ा तो जीभ के प्रयोग के आधार पे, अगला हमने जो पढ़ा तो ओठ की स्थिति के आधार पर, अगला जो आ गया आपका चौथे राउंड पे है वो चौथा वाला, चलिए यहाँ से मिटा दे रहे हैं आपको, जब समझते रहिएगा, यहाँ से हम आपको मिटा दे रहे हैं। अगला जो हमारा होगा वो होगा मुख द्वार खुलने के आधार पर। किस आधार पे भैया? तो मुख द्वार खुलने के आधार पे, ये चौथा वाला है, मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर के भेद हैं, इनके भी चार भेद हैं, जरा इनका देखिएगा ये कौन कौन से हैं। ये है विवृत स्वर, विवृत स्वर। जो अगला है अर्ध विवृत, जो तीसरा है ये है आपका समृत स्वर, जो चौथा ये है अर्ध समृत स्वर। विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्ध समृत, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कौन सा विवृत है, कौन सा अर्धविवृत है, कौन सा समृत स्वर है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से